सभी का कृष्ण सदन की ओर से स्वागत करती हूँ। आज का हमारा विषय है सफलता की कुंजी। परिश्रम उस प्रयत्न को कहा जाता है जो किसी व्यक्ति द्वारा अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए किया जाता है। परिश्रम ही मानव की उन्नति का एक मात्र साधन है। परिश्रम के द्वारा हम वे सभी वस्तुएं प्राप्त कर सकते हैं जिनकी हमें आवश्यकता है। इसके द्वारा कठिन से कठिन कार्य को संभव से असंभव बनाया जा सकता है। एक प्राचीन कहावत है कि जो मनुष्य अपने पुरुषार्थ पर यकीन रखकर अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मन, वचन और कर्म से कठिन परिश्रम करता है, उसे सफलता अवश्य मिलती है। परिश्रम के द्वारा मनुष्य के सभी मनोरथ, कामनाएं पूरी होती हैं। जो लोग मन लगाकर परिश्रम नहीं करते हैं उनका जीवन हमेशा दुख से भरा होता है। परिश्रम से हम धर्म, अर्थ, काम और यहाँ तक कि मोक्ष भी प्राप्त कर सकते हैं। संसार इस बात की साक्षी है कि जिस भी राष्ट्र में आज तक तरक्की है उनकी उन्नति एकमात्र रहस्य उनके देश के निवासी का परिश्रम होना है। अमेरिका का एक उदाहरण हम सभी के सामने है। अमेरिका का अधिकांश भंग बाजार और परंतु कठिन परिश्रम तथा साहस के बल पर अमेरिका आज विश्व के शिखर पर खड़ा है। यह देश स्वयं तो आत्मनिर्भर था लेकिन दूसरे देशों की भी सहायता करता था। दूसरा उदाहरण है सिंगापुर का। सिंगापुर एक छोटा सा शहर है परंतु आज इसकी गिनती विश्व के कुछ सबसे समृद्ध तथा सुहार देशों में किया जाता है। इन सभी देशों के निवासी का परिश्रम ही इनकी सफलता का कारण है। परिश्रम चाहे शीर्षक हो या मानसिक दोनों ही फल प्रदान करने वाले होते हैं। जिस प्रकार रस्सी के रगड़ से एक कुएं के पत्थर पे निशान पड़ जाता है, उसी प्रकार कठिन परिश्रम द्वारा के कठिन से कठिन कार्य भी सरल हो जाते हैं। विश्व में अनेक ऐसे महापुरुष हैं जिन्होंने अपने परिश्रम से ही कामयाबी हासिल की, जैसे महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, तिलक जैसे क्रांतिकारियों के परिश्रम से ही भारत स्वतंत्र हुआ। परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। इस संसार अत्यंत सुख, संपत्ति, धन, ध्यान से भरा हुआ है किंतु इसका भोग वही कर सकता है जिसे परिश्रम करने की लगन हो। परिश्रम के सामने तो प्राकृतिक भी झुक जाती है। धन्यवाद। सुप्रभात दोस्तों, मैं मीनाक्षी पांडे कक्षा 10वीं की छात्रा कृष्ण सदन की ओर से आप सभी के सामने प्रस्तुत हूँ एक भाषण के साथ, जिसका शीर्षक है जीवन आगे बढ़ने का नाम है। जीवन आगे बढ़ने का नाम है, यह अटल सत्य है। यह जरूरी नहीं है कि जिस संबंध में बहुत ज़्यादा प्यार, समर्पण और विश्वास है वह हमेशा बना रहेगा। जीवन में ऐसे निर्णायक क्षण भी आते हैं जब ना चाहते हुए आपको अपने सबसे प्यारे रिश्ते को छोड़कर आगे बढ़ जाना पड़ता है। कारण कुछ भी हो सकते हैं। आपको अपनी नौकरी, दोस्त या जीवन साथी को छोड़कर कब आगे बढ़ना है, इस बात का एहसास आपको खुद ब खुद हो जाता है। कभी किसी दोस्त जिसके साथ आपकी गहरी दोस्ती थी, उसके व्यवहार में आपके प्रति आया बदलाव आपको खटक जाता है और आपकी दोस्ती टूट जाती है। इसी तरह से आप जिससे बेशुमार प्यार करते हैं, उसकी कही बात या उसके व्यवहार में आपके प्रति नकारे जाने या फिर बेरुखी की भावना आपको उससे दूर कर देती है। हमारा मानना है कि कोई भी रिश्ता तभी तक चल पाता है जब तक उसमें प्यार और समर्पण की भावना हो, फिर चाहे वो पति पत्नी का हो या फिर प्रेमी प्रेमिका का। ठीक इसी प्रकार हमारा दोस्ती का संबंध होता है। जब तक उसमें प्यार और विश्वास समाहित होता है वह टिका रहता है। जैसे ही आपको इस बात का एहसास होने लगे कि आप जिस संबंध को निभा रहे हैं उसमें अकेलेपन का भाव आता जा रहा है, अर्थात आपका मित्र आपको महत्व नहीं दे रहा है, तो अंदर ही अंदर घुटने के बजाय उस संबंध में आप अपने मित्र से खुलकर बात करें।
बात करने के बाद अगर आपको लगता है कि आप अपने मित्र को एक और मौका दे सकते हैं तो जरूर दें, लेकिन आपके संबंधों में एक दूसरे पर दोषारोपण और छोटी छोटी बातों पर टकरार होने लगे तो यह समझ लेना चाहिए कि आपके संबंधों में दूरी आने लगी है और इसका चल पाना मुश्किल है। ऐसे में रोज रोज की कलह के बजाय आगे बढ़ना ही बेहतर विकल्प है। अक्सर आप ना चाहते हुए भी किसी अनचाहे रिश्ते को सिर्फ इस वजह से निभाते हैं कि अगर संबंध टूटेगा तो लोग क्या कहेंगे। तो यह बात सही नहीं है। इससे न केवल आपके जीवन से खुशियां रूठ जाती हैं, बल्कि आपके व्यक्तित्व में नकारात्मक भावों का समावेश भी होने। आप सभी लोग जो समय मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं उन सबको मेरा सादर प्रणाम। मैं आदित्य आज आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ कृष्ण सदन की तरफ से आज के आशु भाषण प्रतियोगिता में। इसमें मेरा आज का विषय है स्वाध्यायी सफलता की कुंजी। दोस्तों, स्वाध्याय का सीधा अर्थ होता है स्वयं के द्वारा अध्ययन। सामान्य तौर पर यह होता है हम अपना सारा समय किसी व्यक्ति या वस्तु के अध्ययन में निकाल लेते हैं। परिणाम स्वरूप हमारे पास खुद को देने के लिए समय नहीं होता है, और जब हम खुद को समय नहीं दे पाते तो अपने आसपास के पर्यावरण के रंग में ही रंगने लगते हैं। दिन प्रतिदिन हम इसके कुविचारों के कीचड़ में सनने लगते हैं। यदि हम अपने आसपास साफ सफाई ना रखें तो हम स्वस्थ नहीं रह सकते। ठीक उसी प्रकार जब हम एक दिन स्नान नहीं करते तो उसके अगले दिन ही हमारे शरीर से दुर्गंध आने लगती है। जब हम घर की साफ सफाई करना बंद कर देते हैं तो कुछ दिन में घर धूल मिट्टी से सना हुआ नजर आने लगता है। यह बातें हमारे मन पे भी लागू होती हैं। हम अपने मन की साफ सफाई नहीं करते और शायद इसीलिए हमें इसकी बुराइयां भी नहीं नजर आती। लेकिन अगर हम ध्यान से सोचें तो हमें पता चलेगा हमारे मन में कई सारी बुराइयां हैं जो मन में व्याप है लेकिन हमें दिखती नहीं है। इसीलिए कहा गया है मन एवं मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षे बंधाय विषसक्तम मुक्ते निर्विषम स्मृतम। अर्थात मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण है। जो मन विषय में आसक्त हो तो वह बंधन का कारण बनता है, और निर्विषय अर्थात वीतराग हो जाए तो मुक्ति अर्थात मोक्ष का कारण बनता है। दोस्तों, हम अपने आसपास कई सारे लोगों को देखते हैं, कई सारी महान हस्तियों को देखते हैं और हम उनके जैसा बनना चाहते हैं। और हम अगर आप किसी भी महान हस्ती को देखें, उनके जीवन के बारे में जानने की कोशिश करें तो आपको यह पता चलेगा वो कहीं ना कहीं बहुत बड़े स्वाध्यायी रह चुके हैं। आप किसी भी नेता, कलाकार, कोई कितना भी बड़ा प्रकांड पंडित क्यों ना हो, आप उसके जीवन में देखेंगे तो वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा स्वाध्यायी रहा है। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ, इसीलिए मेरा यह मानना है कि स्वाध्यायी सफलता की कुंजी है। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम लगाता हूँ। धन्यवाद। मेरे आदरणीय अध्यापक, मेरा नाम प्रखर वर्मा है। मैं क्लास 9 का छात्र हूँ। हमारा आज का विषय है विकास के लिए जन सहभागिता जरूरी है। विकास का मतलब होता है प्रगति, उन्नति या समृद्धि। अगर कोई व्यक्ति अपनी खुद की समृद्धि, प्रगति या उन्नति अर्थात विकास करता है तो उसमें जन सहभागिता का कोई कार्य नहीं। परंतु अगर हम सामाजिक विकास की बात करें तो जन सहभागिता अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। बिना जन सहभागिता के कोई सामाजिक कार्य करना लगभग ना के बराबर होता है। परंतु अगर उस सामाजिक कार्य में जन की सहभागिता अर्थात जन सहभागिता हो जाए तो कार्य बिना किसी दिक्कत और आसानी से संपन्न हो जाता है। उसका एक उदाहरण जो आपने जरूर देखा होगा कि जब हमारे गांव में कोई नया काम, जैसे अगर सड़क या बिजली के खंभे गाड़े जाते हैं तो जिसके घर या खेत के पास या बगल बिजली के खंभे गाड़े जाते हैं तो वह जरूर उसका विरोध करता है। और यह सिर्फ एक गांव की ही नहीं, हर एक गांव की समस्या है। कुछ ही गिने चुने ऐसे लोग होंगे जो अपनी संपत्ति में से सामाजिक कार्य के लिए अनुमति देते होंगे, परंतु जो लोग इसमें सहयोग नहीं करते उनको समाज के विकास के लिए हमको लगता है कि कोई चिंता नहीं होती होगी। वो ये नहीं सोचते कि उनके गांव के जो गरीब बच्चे हैं उनको बिजली ना होने के कारण कितनी दिक्कत होती होगी, सड़क ना होने की वजह से उनको स्कूल व अन्य जगह आने जाने में कितनी दिक्कत होती होगी। आज भी अपने भारत में, देश में अनेक गांव हैं जहां बिजली व सड़क अभी भी मौजूद नहीं है। लेकिन अगर लोग एकत्रित हो जाएं और कार्य करवाने लगे तो कोई सामाजिक कार्य रुक नहीं सकता। इस सामाजिक कार्य में जन सहभागिता बहुत ही जरूरी है। धन्यवाद।
सुप्रभात। मैं अंश मिश्रा कक्षा 10 का छात्र आप सबके समक्ष प्रस्तुत हूँ आशु भाषण प्रतियोगिता में अपने शीर्षक लोक संस्कृति एवं भाषा का संरक्षण जरूरी है के साथ। भारतीय परंपरा एवं संस्कृति उदारता एवं समन्वयित गुणों के साथ साथ कई संस्कृतियों के अपने अंदर समाहित किए हुए हैं। इनमें लोक कला, त्योहार, संगीत, खान पान, रहन सहन आदि मुख्य हैं। भारतीय संस्कृति के संदर्भ में महात्मा गांधी ने कहा था कि भारतीय संस्कृति एवं भाषाओं की विविधता ही भारतीय एकता को मजबूती प्रदान करती है। वसुधैव कुटुंबकम, सर्वधर्म समभाव एवं अतिथि देवो भव जो हमारी संस्कृति पे विदेशी आक्रांताओं एवं पश्चिमी समाज ने प्रहार किया है, जिसको हमारी संस्कृति को काफ़ी क्षति पहुंचाई है। इसी का नतीजा है कि आज हमारे समाज में लोगों के अंदर एक दूसरे के प्रति घृणा का भाव है, सांप्रदायिक हिंसा होती रहती है और अलगाववाद भी हमारे समाज में देखा जा सकता है। भारतीय संस्कृति के संरक्षण हेतु भारत सरकार ने एक भारत श्रेष्ठ भारत का नारा दिया है और इसके अंतर्गत विदेशों में भारतीय संस्कृति की विशेषता बताते हुए उसका प्रचार प्रसार करने की कोशिश की है। हम अपने स्तर पर भी अपनी संस्कृति और भाषा को बचाने के लिए प्रयास कर सकते हैं। जैसे जिस क्षेत्र में हम रहते हैं उस क्षेत्र की जो संस्कृति है, उस क्षेत्र की जो कला है, उस क्षेत्र का खान पान, रहन सहन अगर हम अपने जीवन में अपना लें और दूसरों को ऐसा करने के लिए प्रेरित करें तो इससे हम जरूर अपने संस्कृति को संरक्षित कर सकते हैं और तभी हमारी भारतीय संस्कृति एवं भाषा को हम शाश्वत बनाए रख सकते हैं। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग वन, माई सेल्फ प्रशांत पांडे फ्रॉम लोहिया हाउस। आज का हमारा विषय है खेल में खेल की भावना जरूरी है। जैसा कि एक कहावत कहा गया कि हमें खेल को खेल की भावना से ही खेलनी चाहिए। तो आखिरकार क्या है ये खेल की भावना, चलिए जानते हैं। जैसा कि हम अपने प्रतिदिन के जीवन में बहुत सारे खेल खेलते हैं, जिस खेल को हमें हार या जीत की भावना से नहीं बल्कि खेल के नियम के अनुसार खेलना चाहिए व दूसरी टीम के प्रति सद्भावना रखते हुए खेलना चाहिए। जैसा कि खेल में बेईमानी करना खेल के भावना के विपरीत है, इसीलिए हमको खेल को हमेशा ईमानदारी से खेलना चाहिए और हमेशा हमें खेल में अच्छे खेल और अच्छे खिलाड़ियों की हमेशा सराहना करनी चाहिए, जिससे उनके उत्साह को बढ़ाना चाहिए और उन्हें आगे खेलने के लिए प्रेरित करना चाहिए, चाहे वो विपक्षी टीम के ही खिलाड़ी क्यों ना हों। खेल में अच्छे खिलाड़ियों को हमेशा सट्टेबाजी जैसी गतिविधियों से बचना चाहिए। जैसा कि हम देखते हैं कि आजकल खेल के मैदानों पर लाखों में खिलाड़ी बिक जाते हैं और वहाँ के आए हुए दर्शक उन खेल का लुत्फ़ नहीं उठा पाते हैं। इसीलिए हमें इन सभी गतिविधियों से बचना चाहिए, जिससे दर्शकों में खेल और खिलाड़ी के प्रति सद्भावना बनी रहे। प्रतीक्षा मिश्रा लोहिया सदन की तरफ से आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ आशु भाषण के साथ और मेरा विषय है वंशवाद लोकतंत्र के लिए खतरा है। लोकतंत्र शासन की सबसे सुंदर व्यवस्था के रूप में जाना जाता है। लोकतंत्र का अर्थ ही है जनता का शासन। वहीं दूसरी तरफ वंशवाद शासन की वह पद्धति है जिसमें एक ही वंश अथवा परिवार से नए नए शासक बनते जाते हैं। कई लोगों का मानना है कि लोकतंत्र में वंशवाद के लिए कोई स्थान नहीं है, परंतु भारत व कई अन्य देशों में आज भी वंशवाद कुछ विशेष दलों में कायम है। वंशवाद राजशाही का प्रतीक है जो लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए बिल्कुल सही नहीं है। इसके लिए जनता व राजनीतिक पार्टियां दोनों ही समान रूप से उत्तरदायी हैं। वंशवाद वह निकृष्टतम कोटि का आरक्षण है जो एक स्वस्थ लोकतंत्र के निर्माण में बाधक है। अयोग्य, कमजोर व अदूरदर्शी लोगों के हाथों में सत्ता की बागडोर जाने से जनता में कुंठा की भावना जन्म लेने लगती है। साथ ही जनता में स्वतंत्रता की भावना की कमी भी बनी रहती है। अयोग्य लोगों के द्वारा देश पर शासन होने से प्रतिभा तंत्र पीछे रह जाता है तथा परिवारवाद आगे बढ़ता ही जाता है। इससे निकट आने वाले भविष्य में सबसे अधिक संकट राजनीतिक दलों पर ही आने वाला है, क्योंकि इससे मेहनती व कर्मठी कार्यकर्ताओं का भविष्य भी अंधकारमय हो जाएगा। यदि लोकतंत्र को सुदृढ़ बनाना है तथा सामाजिक व आर्थिक विषमताओं को दूर करना है तो हमें वंशवाद से ऊपर उठना होगा। क्योंकि हम एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, इसलिए अंतिम निर्णय हमेशा हमारे ऊपर होता है। अतः यह हमारा उत्तरदायित्व है कि हम वंशवाद का सामाजिक बहिष्कार करें तथा उन लोगों के समर्थक में आएं जो देश के हित में हैं तथा उन्हें सर्वोच्च प्राथमिकता मिलने के लिए पूरे अवसर दें। धन्यवाद। नमस्कार, मैं ऋचा पटेल कक्षा 10 से लोहिया सदन की तरफ से आप सभी के सामने प्रस्तुत हूँ आशु भाषण के साथ।
जिसका शीर्षक है ड्रग्स एक सामाजिक समस्या है। नशीली दवाओं की लत हमारे समाज में कोई नई घटना नहीं है। इतिहास यह है कि आदमी हमेशा कैनबिस, हशीश, marijuana जैसी दवाओं के उपयोग को जानता है। हमारे युवाओं में नशीली पदार्थों की लत बहुत आम होती जा रही है। शायद युवाओं को यह जीवन बहुत भारी लगता है, इससे बचने के लिए वे ड्रग्स लेते हैं। कभी कभी स्वयं माता पिता इसके कारण बन जाते हैं। या तो वे बहुत सख्त होते हैं या तो वे अपने बच्चों के कठिनाइयों में, समस्याओं में उनका साथ नहीं दे पाते, उनको समय नहीं दे पाते हैं, उनसे बातें नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण युवाओं को बहुत उपेक्षित महसूस होता है। हमारे शिक्षा की असाधारण व्यवस्था भी बड़ी कारणों में से एक है। जब 15-20 साल शिक्षा ग्रहण करने के बाद भी युवाओं को कोई रोजगार नहीं मिलता तो वे बहुत निराश हो जाते हैं और उनमें से कुछ लोग ड्रग्स लेने लगते हैं, नशे के आदी बन जाते हैं, जो कि हमारे समाज के लिए बहुत बड़ी समस्या है। और यह हमारे समाज में किसी विशेष वर्ग तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारे समाज में बहुत से लोग इसका सेवन कर रहे हैं। कोकेन, ब्राउन शुगर, ये सब एक प्रकार का नशीली दवा है, ड्रग्स है, जो कि हमारे समाज में ये एक जहर का काम कर रहा है। हमें इसे रोकना चाहिए। मेरे विचार से ड्रग्स, नशीली पदार्थ, ये सब हमारे युवाओं को खोखला करता जा रहा है। हमें इसका विरोध करना चाहिए। ये हमारे समाज में एक जहर का काम कर रहा है, जो कि हमारे घर परिवार को बर्बाद कर रहा है, हमारे देश को बर्बाद कर रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा, अगर हमारे युवा पीढ़ी ही ऐसे बर्बाद होते रहे तो हमारे देश का क्या होगा। हमें इसका विरोध करना चाहिए और इसे रोकना चाहिए। धन्यवाद। सुप्रभात, मैं श्याम त्रिपाठी आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ नैतिकता पर अपने विचार को लेकर। नैतिकता का अर्थ होता है आदर्श मानवीय मूल्यों का पालन करना एवं आचरण की शुद्धता। नैतिकता से हमें अभिप्राय है सत्य, अहिंसा, धर्म, सौहार्द आदि का पालन करना, वसुधैव कुटुंबकम, प्राणी मात्र से प्रेम करना, दीनहीनों पर दया करना, बड़ों का सम्मान करना आदि नैतिक मूल्यों पर अग्रसर होने की प्रेरणा देते हैं। भगवान श्री राम, श्री कृष्ण, स्वामी विवेकानंद, मदर टेरेसा आदि के जीवन से हमें नैतिकता की शिक्षा मिलती है। वे सभी हमें प्राणी मात्र से प्रेम करने की शिक्षा देते हैं। हमें और पशु में सिर्फ नैतिकता का फर्क है। हमारे अंदर नैतिकता है और पशु के अंदर नहीं। पशु चाहे कितना भी प्यारा हो, उसके अंदर नैतिकता नहीं होती है। जिस इंसान के अंदर नैतिकता नहीं होती है वह भी पशु के समान होता है। आजकल के समय में नैतिकता बहुत ही ज़रूरी है। स्कूल में किताबी पढ़ाई के साथ साथ नैतिकता की पढ़ाई के समय में नैतिकता का बहुत महत्व है, लेकिन आज के समय में नैतिकता विलुप्त होती जा रही है। आज के समय में नैतिकता कहीं नहीं दिखी जा रही है। हमें किताबी ज्ञान छोड़कर नैतिकता भी पढ़ाना चाहिए, क्योंकि आज अगर कोई इंसान कहीं पे भी किसी रूप से प्रताड़ित किया जाता है तो बाकी लोग उसकी सहायता नहीं करते हैं। नैतिकता का अर्थ होता है दीनहीनों की दया, और कोई भी इंसान आज सिर्फ अपने मतलब से काम करता है। स्कूलों में सिर्फ बच्चों को पढ़ाते हैं ताकि वो आगे चलकर कुछ बड़ा बन जाए, कुछ पैसे कमाएं, लेकिन उनके अंदर नैतिक सभ्यता नहीं लाई जाती है। अंततः मैं यह कहना चाहूँगा, कर्म करो और आदत की फसल काटो, आदत को बो और चरित्र की फसल काटो, चरित्र को बो और भाग्य की फसल काटो। धन्यवाद। वक्त वक्त की बात है, वक्त सबका आता है। जो बीत गया उसे भूल जाओ, क्योंकि बीता हुआ कल कभी वापस नहीं आता। इसी के साथ मैं नाज़िया अब्बास आप सभी के समक्ष प्रस्तुत हूँ रमन सदन की ओर से इस भाषा प्रकृति में, जिसका शीर्षक है बीता हुआ समय वापस नहीं आता। संकल्प चेतावनी देते हुए कहते हैं, समय रूपित अमृत बहता जा रहा है। संभव है कि इस बहते हुए अमृत से अपनी प्यास बुझाने का कोई और अवसर फिर कभी न मिले। इसीलिए इस समय इस बहती हुई अमृत धारा से अपनी प्यास बुझा लो। यह सब युग अपने समय आकर चले जाते हैं। यह क्षण बीत जाता है, वो सो बीत जाता है, अर्थात लौटकर नहीं आता। जीवन की सफलता और सार्थकता
सही दशमी पे किए गए सही कार्यों पे नियमित हैं। यह तभी संभव है जब हमें अपने समय की पहचान हो, और समय की पहचान का सबसे सही तरीका है कि हम अपने समय का अधिकतम उपयोग करें, क्योंकि खोया हुआ धन, जन, स्वास्थ्य वापस आ सकता है, लेकिन बीता हुआ समय कमान से निकली हुई तीर और मुंह से निकली हुई बोली कभी वापस नहीं आ सकती। इतिहास साक्षी है कि जिन लोगों ने अपना समय बहुत ही बेहतरीन तरीके से उपयोग किया है वो आज सफलता पा चुकी हैं दोस्तों। तो सफलता पा चुकी हैं, जैसे गांधी, नेपोलियन, नागार्जुन, मैडम क्यूरी जैसे कई आदि, न जाने कितने अधिकतम नाम हैं जिनकी गाथाएं पूरे देश भर में जानी जाती, पूरे देश भर में न कि पूरे दुनिया में जानी जाती है। जो लोग समस्याओं की छाती चीरते हुए और आलस की दीवारों को तोड़ते हुए सफलता की ओर छलांग लगाते हुए समय की गाड़ियों पे सवार हो चुकी हैं, वो आज सफल हो चुकी हैं, क्योंकि जिन्हें अपने समय की परवाह नहीं होती है वो अपने लक्ष्य को पाने में बहुत ही ज़्यादा असमर्थ रह जाती हैं। जो लोग अपने समय की कीमत नहीं जानते, उन्हें अपने लक्ष्य को पाने में बहुत ही ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इसीलिए कहते हैं जो समय बीत गया वो वापस नहीं आता। समय का कारवां गुजर जाता है, फिर बुहार लगाने से कोई फ़ायदा नहीं होता। इसीलिए दोस्तों समय को अपनी मुट्ठी में पकड़ना सीखिए। जिस दिन आप समय को अपनी मुट्ठी में पकड़ना सीख जाएंगे उस दिन आप उसका सही तरीके का उपयोग भी करना सीख जाएंगे। फिर और जिस आप सही तरीके से उपयोग करना भी सीख जाएंगे। अगर आप को अपने लक्ष्य में, अपनी ज़िंदगी में कुछ पाना है तो समय को पकड़ना पहले सीखिए, वरना फिर पछताने से कुछ नहीं होगा। धन्यवाद। सुप्रभात, मैं रवीश यादव आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत हूँ रमन सदन से स्वच्छता पर आधारित एक छोटे से भाषण के साथ। स्वच्छता हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है और बिना स्वच्छता के जीवन शायद मुमकिन ही नहीं, क्योंकि गंदगी कीटाणुओं का घर होता है जो विभिन्न प्रकार की बीमारियों को जन्म देता है और हमें बीमारियों से ग्रसित करता है। हम बच्चों को शुरू से कुछ अच्छी आदतें सिखाते हैं और उनका पालन भी करना सिखाते हैं, अतः अपने वातावरण को भी साफ रखना सिखाते हैं। हमारे शारीरिक स्वच्छता के साथ साथ आसपास के जगहों की सफाई भी अत्यधिक आवश्यक है। ठीक इसी प्रकार एक जिम्मेदार नागरिक होने के साथ साथ और के नाते यह हमारा कर्तव्य है कि हम अपने देश को सफाई रखें। भारत हमारे घर जैसा है, घर जैसा देश है, उसी के कारण हमें अपने देश के बारे में भी सोचना चाहिए। हमारे जीवन में शारीरिक मानसिक विचारों की शुद्धि जितनी आवश्यक है उतनी ही आवश्यकता है कि हम अपने आसपास की चीज़ों की सफाई रखें। एक जिम्मेदार नागरिक बने रहिए और स्वच्छता को अपने जीवन शैली का हिस्सा बनाएं। मुट्ठी में कुछ सपने लेकर भरकर जेबों में आशाएं, दिल में है अरमान यही कुछ कर जाएं। सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे, अपनी हद रोशन करने से तुम मुझको कब तक रोकोगे। मैं उस माटी का वृक्ष नहीं, नदियों ने जिसको सींचा है, बंजर माटी में पलकर मैंने मृत्यु से जीवन खींचा है। सुप्रभात, मैं समाना मेहदी आप सबके समक्ष प्रस्तुत हूँ अपने भाषण के साथ रमन सदन की ओर से, जिसका शीर्षक है विकास के साथ पर्यावरण संरक्षण भी ज़रूरी होता है। पर्यावरण का अभिप्राय है प्राकृतिक पदार्थ जैसे जल, वायु, मिट्टी, पेड़, पौधे, जानवर आदि। इन पर्यावरण संसाधनों की देखभाल करना अथवा इनका सही रूपी में उपयोग करना ही पर्यावरण संरक्षण कहलाता है, जिससे हमारे आने वाली पीढ़ी इसका सही रूपी में लाभ उठा सके। विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। हालांकि हर विकास के अपने एक सकारात्मक और नकारात्मक नतीजे होते हैं, लेकिन जब विकास निवासियों के लाभ के लिए किया जा रहा हो तो उसमें पर्यावरण का ख्याल रखना भी उतना ही ज़रूरी है। अगर बिना पर्यावरण की परवाह किए विकास किया जाए तो इससे पर्यावरण को नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, जिससे वहाँ पर रहने वाले निवासियों को भी हानिकारक प्रभाव पड़ेगा। और ऐसी नीतियाँ हैं जैसे हम अपने जन्मदिन पर पेड़ लगा सकते हैं और जहाँ पर भी पेड़ कट रहे हों वहाँ मना कर सकते हैं।
जिससे हम अपने पर्यावरण को बचा सकते हैं और अपनी आर्थिक उन्नति को भी सुनिश्चित कर सकते हैं। सतत विकास सिर्फ पर्यावरण का संरक्षण कर ही प्राप्त किया जा सकता है। इससे न कि बल्कि पर्यावरण के नुकसान को फ़ायदा हो सकता है, बल्कि हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए पर्यावरण संसाधनों में भी उपलब्धि हो सकती है। अतः मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देते हुए बस यही कहना चाहूँगी, क्यों ना सहेज कर रख लूँ इस प्रकृति को आने वाले कल के लिए, आने वाले अपनों के लिए। ये कटते पेड़, ये सिमटते पहाड़, ये सूखती नदियाँ एक रोज़ बस यूं ही ऐसे ही ख़त्म हो जाएंगी। हम आवाज़ देते रह जाएंगे प्रकृति को अपनी मदद के लिए, पर वो खामोशी की चादर ओढ़े बस यूं ही ऐसे ही देखते रह जाएंगी, बस यूं ऐसे ही देखती रह जाएंगी। धन्यवाद और आपका दिन मंगलमय हो। सुप्रभात, मैं माहिरा आपके सामने प्रस्तुत हूँ आज के सुभाषण के साथ। का शीर्षक है वैज्ञानिक दृष्टिकोण ही समय की मांग है। इस वक्तव्य का अभिप्राय यह है कि आज मात्र वैज्ञानिक उपलब्धि या अनुसाधन पर सारा ध्यान केंद्रित करने की अपेक्षा इन बात की अधिक आवश्यकता है कि वैज्ञानिक मानसिकता के निर्माण, विकास, सहन एवं अंगीकरण में अधिक रुचि ली जाए। इस प्रकार के दृष्टिकोण मानव के अंतर जगत से है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण मनुष्य को सामाजिक एवं मानवीय मूल्यों एवं अपेक्षाओं में ज़्यादा महत्व प्रदान करता है। आज के धार्मिक, रूढ़िवाद, कट्टरता व बदलते जीवन शैली में वैज्ञानिक दृष्टिकोण मानवता के लिए अति आवश्यक है। यह हमारे चिंतन को विराट बनाकर समस्त प्राणियों को जोड़ता है, हमें एकांकी होने से बचाता है। मनुष्य को किसी भी तथ्य की परीक्षण करने हेतु विश्लेषणात्मक मस्तिष्क की आवश्यकता है, परंतु ऐसे मस्तिष्कों का विकास तभी संभव है जब वह जिज्ञासा को बढ़ावा दे, अपनी अवलोकन शक्ति को धार तथा परीक्षणों के माध्यम से साक्ष्य जुटाने का परिश्रम करे। विज्ञान महज तथ्यों को रटना नहीं है। भला आज कितने लोगों को पता है कि a+b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + b² + 2ab होता है। जिसी प्रकार के प्रश्नों को टाल दिया जाता है या कह दिया जाता है कि जो बताया जा रहा है उस पर ध्यान दे, वह आपके लिए बहुत है। ऐसे आचार बच्चों को जिज्ञासु नहीं बना सकते। फलस्वरूप बच्चे भी पुराने रास्ते में चल पड़ते। इतना सब होते हुए भी संपूर्ण मानवता को मानसिक शक्ति व राहत उपलब्ध नहीं है, तो मैं कहूँगी कहीं ना कहीं वैज्ञानिक दृष्टिकोण का ही अभाव रहा है। इतना सब होते हुए भी क्यों संपूर्ण मानवता को मानसिक शक्ति और राहत उपलब्ध नहीं है, तो मैं कहूँगी कहीं ना कहीं उपयुक्त वैज्ञानिक दृष्टिकोण का ही अभाव रहा है। विकास का दूसरा नाम विज्ञान है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण हमें अपने विचारों को विस्तार का अवसर प्रदान करता है। विश्लेषण न करना तथा किसी प्रकार के मस्तिष्क पर प्रयत्न न करना समाज के लिए हानिकारक है, अच्छा नहीं है। यदि मांडल्य को यह जिज्ञासा ना होती कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गुण कैसे पहुंचते, तो आज आनुवंशिकी के रहस्यों का ज्ञान क्या हमें हो पाता। यदि आज का विद्यार्थी सभी बातों को सिर्फ रट ले और कोई चिंता मनन अविश्लेषण ना करे, तो क्या हमें नई नई चीजों का खोज मिलेगा। यह बहुत ही आवश्यक है कि जो भी ज्ञान हम हासिल करें तो विश्लेषण करें और व्यवहारिक जीवन में अपनाएं। यही वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ चलने से हमेशा संभावनाएं बनी रहती हैं और हमें नए नए चीज़ों का जन्म देने को मिलता है और नई नई चीज़ें देखने को मिलती हैं। आइंस्टाइन के अनुसार बीते हुए कल से सीखें, आज के लिए जिएं, आने वाले कल के लिए निश्चिंत रहें। आज अगर हमारा दृष्टिकोण संकीर्ण व अवैज्ञानिक ना होता तो हम पर्यावरण के शत्रु ना होते, ग्लोबल वार्मिंग की समस्या ना होती। भौतिकता के साथ साथ नैतिकता का जीवन दर्शन भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण का आधार होता तो दुनिया आज युद्ध के लिए लाचार ना होती, विध्वंसक हथियारों के ढेर पर ना बैठी होती। यदि हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ विकास कर रहे होते तो जंगल हम ना काटते, आज नदियाँ प्रदूषित ना होती। अंत में मैं यह कहूँगी कि विज्ञान ने हमें जीवन से लेकर विनाश तक
हर प्रकार की शक्ति दे रखी है, परंतु वैज्ञानिक दृष्टिकोण ही हमें इन बातों का सामर्थ्य प्रदान करता है कि हम विश्लेषण करें, सही गलत का निष्कर्ष तक पहुँचें तथा संपूर्ण मानवता व प्राणी जगत का कल्याण करें। धन्यवाद। शुभ प्रभात। मैं दीप्ति राज स्टेशन सदन की तरफ से आप सभी के समक्ष प्रस्तुत हूँ अपनी स्पीच के साथ, जिसका शीर्षक है न्याय को गरीब तक पहुँचाना ही चाहिए। न्याय पाना सभी का नैसर्गिक और प्राकृतिक अधिकार है। कानून के समक्ष कोई भी व्यक्ति छोटा बड़ा अमीर गरीब नहीं होता। सभी व्यक्तियों को एक ही तराजू से तोला जाता है। न्याय पाने के स्वाभाविक अधिकार से किसी को भी वंचित नहीं किया जाना चाहिए। भारत का संविधान भी अपने नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं न्यायिक समानता प्राप्त करते हुए विचारों की अभिव्यक्ति, सांस्कृतिक विश्वास, धर्म एवं उपासना पद्धति के अंगीकरण की स्वतंत्रता प्रदान करता है। भारतीय न्यायपालिका की संरचना एक पिरामिड के आकार की है, जिसके शीर्ष पर सर्वोच्च न्यायालय है। लगभग प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय है और उसके अंतर्गत निचले अधीन न्यायालयों का एक पूर्ण तंत्र है। इतनी बड़ी बड़ी व्यवस्थाओं के पीछे एक ही उद्देश्य है कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति तक न्याय पहुंच सके। निर्धन वर्ग हेतु समानता का अर्थ है नागरिक सेवाओं एवं सेना से लेकर व्यापार एवं उद्योग धंधों तक प्रत्येक प्रकार के विशेषाधिकार का समाप्त किया जाना। वे समस्त चीजें समाप्त की जानी चाहिए जिनके समानता उत्पन्न होती है। मानव मात्र की स्वतंत्रता, समानता और गरिमा का दावा करने वाली उदार भारतीय परिवेश की तस्वीर अत्यंत भयानक है। न्यायालयों में धनी वर्ग का बोलबाला है। यह वर्ग अपने धन के बल पर कानून को खरीदने और उसका रुख अपने अनुकूल बनाने में कोई भी कसर नहीं छोड़ता है। वकीलों ने तो जैसे सच को झूठ और झूठ को सच सिद्ध करने की कसम ही खा ली है। न्यायालय में अपने निर्णय प्रस्तुति साक्ष्यों के आधार पर ही प्रेषित करते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि धनी वर्ग न्यायालय का निर्णय अपने पक्ष में कराने के लिए इन साक्ष्यों और गवाहों को खरीद फरोख्त करते हैं। कुछ पैसों की खातिर अपना ईमान तक बेचने वाले व्यक्तियों की कोई कमी नहीं है। एक बार एक जज ने कहा था कि भारतीय न्याय व्यवस्था कभी न्याय नहीं कर सकती है, वह सिर्फ फैसला सुनाती है। यह बात आज भारत की न्याय व्यवस्था पर बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा देती है कि जिस प्रकार से धन पत्तियों के लिए न्यायालय की सुनवाई बहुत कम समय में शुरू हो जाती है और उतने ही समय में मुकदमे का निर्णय भी मिल जाता है, जबकि गरीब वर्ग से जुड़े मुकदमों की सुनवाई शुरू होने में ही सालों लग जाते हैं और निर्णय तक पहुंचने में पूरा जीवन भी गुजर जाता है। गरीबों के प्रति न्यायालय को नरम और लचीला रुख अपनाना चाहिए। अपने विरुद्ध कोई अपराध सिद्ध होने की स्थिति में उस अपराध के लिए जिस नियम सजा का प्रबंधन है वही दी जानी चाहिए। दूसरी ओर जो उच्च वर्ग वकीलों की शरण लेकर अपने धन एवं बाहुबल का दुरुपयोग करते हुए मामले को घुमाने का प्रयत्न करते हैं, उनके विरुद्ध अपराध सिद्ध हो जाने पर कठोरतम दंड दिया देना चाहिए। ऐसा प्रबंधन किया जाना चाहिए कि जिसके अंतर्गत गरीबों को निःशुल्क कानूनी परामर्श प्राप्त हो। सदन तक रूप में जो तो वर्तमान में इससे मिलती जुलती सुविधा उपलब्ध है, जिसके अंतर्गत सरकारी वकीलों को इस प्रकार की सुविधा प्राप्त करनी चाहिए, किंतु व्यवहार में उन्हें तलाश कर पाना और उनसे मदद ले पाना असंभव सा है। यदि व्यवहार में ऐसी किसी व्यवस्था का प्रबंधन हो जाए तो निर्धनता रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों को न्याय का दरवाजा खटखटाने में संकोच नहीं होगा। साथ ही किसी भी मुकदमे का निपटाना यथाशीघ्र किया जाना चाहिए। यदि याची को न्याय की प्राप्ति अविलंब हो सके
क्योंकि विलंब से मिला न्याय अन्याय के समतुल्य ही होता है। वर्तमान न्याय व्यवस्था को देखकर यह कहा जा सकता है कि हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के स्वतंत्रता सिद्धांतों व भाग को भारतीय समाज में प्रतिष्ठित नहीं कर पाए हैं। धन्यवाद। वही इंसान सबसे शानदार और जानदार होते हैं जिनके इरादे नेक और ईमानदार होते हैं। इसी सुविचार के साथ मैं मांगल्य वारिद मिश्रा कक्षा 9 वर्ग ता से प्रस्तुत हूँ आपके समक्ष एक छोटे से संभाषण के साथ, जिसका शीर्षक है ईमानदारी एक अच्छा गुण है। ईमानदारी का अर्थ है जीवन के सभी पहलुओं में एक व्यक्ति का सच्चा होना। ईमानदार व्यक्ति उन गतिविधियों में शामिल नहीं होना चाहिए जो नैतिक रूप से गलत है। ईमानदारी किसी नियम या अनुशासन को तोड़ना नहीं है। ईमानदारी तो अनुशासन में रहना, अच्छा व्यवहार करना, सत्य बोलना और दूसरों की ईमानदारी में मदद करना है। ईमानदारी को कोई भी बेच या खरीद नहीं सकता। यह तो एक अच्छी आदत है जिसे केवल अभ्यास से ही प्राप्त किया जा सकता है। ईमानदारी को सबसे अच्छी नीति माना जाता है, हालांकि उसका पालन और विकसित करना बहुत ही आसान नहीं है। बिना ईमानदारी के कोई भी व्यक्ति अपने परिवार, अपने मित्र, अपने अध्यापकों आदि के साथ किसी भी स्थिति में रिश्ते को विश्वसनीय नहीं बनाए रख सकता। ईमानदारी रिश्तों में विश्वास का निर्माण करती है। ईमानदारी सिर्फ पैसों की मोहताज नहीं होती। ईमानदारी हर उस चीज में होनी चाहिए जिसे आप दिल से करते हो। ईमानदार बनो, दुनिया से नहीं खुद से। अपने सपनों में ईमानदार बनो। ईमानदार होना 10,000 में से एक होना है। ईमानदार होना 10,000 में से एक होना है। परंतु चाणक्य ने कहा है किसी भी व्यक्ति को बहुत ईमानदार भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि सीधे वृक्ष और व्यक्ति पहले काटे जाते हैं। यदि आपका हृदय ईमान से भरा हुआ है तो कोई भी शत्रु क्या, सारा संसार आपके सामने हथियार टाल देगा। संस्कार से बड़ी कोई वसीयत नहीं होती, संस्कारों से बड़ी कोई वसीयत नहीं होती और ईमानदारी से बड़ी कोई विरासत नहीं होती। अजीब दुनिया का दस्तूर है, दौलत चाहे कितनी भी बेईमानी से घर लाए, पर उसकी पहरेदारी के लिए सबको ईमानदार व्यक्ति की ही आवश्यकता पड़ती है। और अंत में मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक बार दौलत ने दर्द से कहा और दर्द ने दौलत से कहा कि तुम कितने खुशनसीब हो, हर कोई तुम्हें पाना चाहता है, हर कोई तुम्हें पाने की कोशिश करता है, और मैं इतना बदनसीब हूं कि हर कोई मुझसे दूर जाना चाहता है। क्या ईश्वर की क्या दिनचर्या है, क्या हम लोगों को बनाया है? तब दौलत बोलती है, खुशनसीब तो तुम हो मित्र, जिसको पाकर लोग अपनों को याद करते हैं। बदनसीब तो मैं हूं, जिसे पाकर लोग अपनों को ही भूल जाते हैं। तो मित्रों, दौलत भले ही हमें बेईमानी से मिल जाए, परंतु हम उसे पाने के बाद घमंड में आ जाते हैं। हम अपनों को ही भूल जाते हैं, परंतु ईमानदारी से कमाए हुए धन को, उसको भले ही दर्द से भरा हुआ हो, परंतु वह हमें हमेशा सफलता की राह पे चलाता है। यदि हमारी ईमानदारी करेंगे तो हमारी सफलता अवश्य होगी। धन्यवाद। और आपका दिन। मैं पार्थ सिंह आप सभी के समक्ष प्रस्तुत हूँ एक आशुभाषण प्रतियोगिता के लिए, जिसका शीर्षक है मनुष्य एक हंसने वाला प्राणी है। ईश्वर ने हम इंसानों को एक नायाब तोहफा बख्शा है। हंसी यह अनमोल रत्न है जिसका हम कद्र ही नहीं करते हैं। पूरी कायनात में यह तोहफा सिर्फ और सिर्फ इंसानों को ही मिला है। मनुष्य और अन्य पशुओं के बीच भिन्नता सूचित करने वाले बुद्धि, विवेक तथा सामाजिकता आदि जहाँ अनेक लक्षण हैं, वहाँ एक हास्य भी है। पशुओं को कभी हंसते हुए नहीं देखा गया है। यह सौभाग्य या नैसर्गिक अधिकार एकमात्र मनुष्य को ही प्राप्त हुआ है। जिस मनुष्य में हंसने का स्वभाव नहीं, उसमें पशु का एक बड़ा लक्षण मौजूद है, ऐसा मानना होगा। इस अनमोल खजाने को जितना बांटो उतना बढ़ता है। इसके लिए इंसानों को अलग अलग से कुछ भी खर्च करना नहीं है। हंसना मनुष्य का एक स्वाभाविक गुण है।
खुशी का मौका हो या किसी ने कोई जोक सुनाया हो, हंसना तो आता ही है। हंसना, रोना, भावुक या गमगीन होना यह सभी मनुष्य के स्वाभाविक और सामान्य लक्षण हैं। जब इंसान बच्चा होता है तो दुनिया से बेखबर रहता है, इसीलिए बेवजह हंसता रहता है। बच्चों को हंसने के लिए किसी वजह की ज़रूरत नहीं पड़ता है। इंसान अक्सर अपने बचपन को ज़िंदगी भर याद करता है। जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है वैसे वैसे हंसना भूलता जाता है और एक दिन ऐसा आता है कि इंसान हंसना ही भूल जाता है। इस भागम दौड़ की ज़िंदगी में हंसना कहीं खो जाता है। खुश रहने वाले लोगों को कम बीमारियां होती हैं। कहते हैं कि हंसने से अनेक बीमारियां ठीक हो जाती हैं। हर हाल में खुश रहने और हंसने वाले लोगों को सभी पसंद करते हैं और उनके नज़दीक रहना चाहते हैं। हंसने की इस कला के कारण इंसान स्वस्थ बना रहता है, क्योंकि परेशानी को कम समझना और जीवन की छोटी छोटी खुशियों को भी जी भर के जीना ही अच्छी सेहत की निशानी है। लोगों को हंसा करके आप अपना और अपने दर्द कम कर सकते हैं। इस कोरोना काल में हर तरफ डर और मायूसी का माहौल है। ऐसे में अनिवार्य रूप से हंसना और हंसने की ज़रूरत है। यह हर जख्म पर मरहम का काम करता है, या रिएक्शन भी नहीं करता है और ना ही ओवरडोज होने का खतरा रहता है। थैंक यू।